आम हो या खास, गरीब हो या अमीर, अधिकारी हो या मजदूर, आज के इस युग में, आज के इस आधुनिक युग में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई ज्योतिष की तरफ आकर्षित हो रहा है। ज्योतिष हमारे भारत की सबसे प्राचीन विधा रही है। ये भारत की ही नहीं, इसके प्रति पूरा विश्व आकर्षित रहा है। भारत में प्रसिद्ध प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हुए हैं, बहुत बहुत भविष्यवाणियाँ की हैं जो सत्य साबित हुई हैं। और आज भारत की यह ज्योतिष जो है, इसे पूरी दुनिया भारत का लोहा मानता है। अभी हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का देने वाले, समय निर्धारित करने वाले, तिथि निर्धारित करने वाले भी ज्योतिषाचार्य थे। आज हम उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको बताते चलते हैं, ज्योतिष शोध संस्थान और मंदिर साकेत भवन के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित प्रवीण शर्मा अयोध्या के एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। और इसके साथ ही अयोध्या में ज्योतिष के अंतर्गत आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से लेकर के इंटरनेट तक को लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है, ज्योतिष क्यों व्यक्ति के लिए आवश्यक है, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएं तो उसे अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए किन किन बातों से उससे बात करें, क्या बताएं, ज्योतिषाचार्य क्या बताते हैं जो व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही तमाम बातें हम आज जुड़ेंगे प्रवीण शर्मा जी के साथ और जानेंगे। जय सीताराम। ज्योतिष वेदों का नेत्र है। जिस प्रकार नेत्रों के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं होता है, उसी प्रकार ज्योतिष के बिना भविष्य का आकलन करना या आगे बढ़ना संभव नहीं है। अब आज की तिथि में मान लीजिए बच्चे जब 12th पास होते हैं तो उनके कैरियर को लेके इस समय वर्तमान भौतिक युग है, तो भौतिक बात चल रहा है। पहले तो जैसे कृषि थी तो एक कृषक का लड़का कृषि में ही रह जाएगा, इस तरीके की परंपराएं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। गाँव से निकल के बच्चे अमेरिका पहुंच रहे हैं, तो उनको अमेरिका जाना चाहिए या फिर भारत देश में ही तरक्की करना चाहिए। ये किसी बच्चे को की कुंडली में बहुत अच्छा वकील होने का योग है और आप उसको पड़ोसी का बच्चा देख के या ट्रेंड देख के आप उसको आईटी की तरफ भेज रहे हैं या मेडिकल की तरफ भेज रहे हैं, तो मेडिकल और आईटी के साथ वो इंसाफ नहीं कर पाएगा, न्याय नहीं कर पाएगा और अच्छा वकील होने से वो चूक ही गया। तो जब किसी ज्योतिषी के पास जाए तो ज्योतिष सबसे पहले है क्या, ज्योतिष या कुंडली है क्या। जिस क्षण कोई व्यक्ति पैदा होता है उस वक्त ब्रह्मांड में कौन कौन से ग्रह कहाँ थे, उसका जो प्रिंट है वही ज्योतिष का मूल लग्न चक्र कहलाता है। हमारे महर्षि ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हम महर्षि कहते हैं, उनको आधुनिक संदर्भ में वैज्ञानिक कहा जाए, उन्होंने ये देखा कि ग्रहों की खास स्थिति का मनुष्य पे विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे सबसे साधारण तो चूँकि सबसे निकट चंद्रमा है, तो जब पूर्णिमा आती है तो प्रेमपूर्ण व्यक्ति और प्रेमपूर्ण, क्रोधी व्यक्ति और क्रोधी, पागल व्यक्ति और पागल, सनकी व्यक्ति और सनका, दुखी व्यक्ति और दुखी हो जाता है। तो ये हुआ स्पष्ट आया कि चंद्रमा का आदमी के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ रहा है। वेदों में स्तुति की गई है, नवग्रह स्तोत्र में बताया ही गया है कि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा ही मन का कारक है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की भी जो स्थितियाँ होती हैं, सारे 9 ग्रहों को एक खास विधि द्वारा, गणित द्वारा वर्ग में बांट लिया जाता है और वही कुंडली है। उसी मूल कुंडली के आधार पर कि जब आप पैदा हुए तो ग्रह जहाँ थे तो आपकी उस कुंडली का उसी से आपकी कुंडली का निर्माण हो जाता है, एक व्यक्ति की कुंडली का निर्माण हो जाता है। और देखने, सुनने, बताने में चूँकि इस विद्या के साथ उतना न्याय नहीं हो पाया, लेकिन ओशो जैसे विपरीत विचारधारा के विचारक ने भी ज्योतिष के विषय में ये कहा ही था आज के वर्षों पहले कि एक दिन ये विद्या विश्व की हर यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर जाएगी,
देश के हर घरों में चली जाएगी। भारतीय विद्या ज्योतिष के बारे में उनका ये कहना था, और जो समय के साथ धीरे धीरे सत्य होता दिखाई पड़ रहा है। पहले ये माना जाता था कि वर्ग विशेष को ही ज्योतिष में इंटरेस्ट है, लेकिन अब विदेशियों द्वारा भी ज्योतिष सीखे जाने के लिए वो भारत में आने लगे हैं। पंडित संजय रथ और के.एन. राव, वी.पी. गोयल जैसे हमारे विद्वानों ने विदेश जाके लोगों को वो पढ़ा ही रहे हैं। तमाम संस्थाएं वहाँ काम कर रही हैं। तो किसी भी ज्योतिष के प्रति सद्भावना रखने वाले व्यक्ति के लिए ये प्रसन्नता का अवसर है कि पहले सिर्फ परंपरा के हिसाब से ज्योतिष उनके शिष्यों को ही मिल पाता था। यूट्यूब आ जाने से, चैनल्स आ जाने से, मीडिया आ जाने से अब आप यहाँ पर हम लोग वैदिक विधि का प्रयोग करते थे, लेकिन अभी मैं लगभग पिछले 25 वर्षों से ज्योतिष कर रहा हूँ। 15 वर्ष पहले आज के मैंने इंटरनेट के माध्यम से जैमिनी ज्योतिष को सीखा और जाना। अब मैं नाड़ी ज्योतिष पर अध्ययन करना चाह रहा हूँ, तो जो कि हमारी दक्षिण भारतीय विधाएँ हैं। तो विद्या ये बढ़ रही है, और बच्चे जो मेरे पास आ रहे हैं वहाँ के लोग भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं। तो इन आपस में लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और ये विद्या के लिए बहुत अद्भुत कार्य है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊं कि ज्योतिष में 2 पक्ष होते हैं। एक गणित पक्ष की कुंडली का निर्माण कैसे हो, कौन से ग्रह कहाँ बैठे जाए, और दूसरा होता है कि फलित पक्ष। तो गणित पक्ष एक उबाऊ विषय होने के नाते, थोड़ा सा कठिन विषय होने के नाते लोगों को बहुत मनोनुकूलता, उसमें अभिरुचि नहीं आती थी। जैसे अभी आप आए हैं, मैं आपको ये बताऊँ आपकी कुंडली कैसे बनाई गई, तो आपको इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं उस आपकी कुंडली देख के आपको आपके स्वभाव के बारे में, पिछला जो समय बीता है, आपका मेरा भी परिचय नया है, तो आपका पिछला समय जो बीता है उसमें ये बताऊँ यहाँ ख़राब रहा होगा, यहाँ अच्छा रहा होगा, और आगे अभी ऐसा चल रहा है, भविष्य में ऐसा होगा। तो दूसरी चीज़, जब किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो उससे बहुत सारे अपने मनोभाव व्यक्त ना करें, केवल उसे अपना जन्म का विवरण शेयर करें, जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म चार्ट। ज्योतिषी आपको देख के पहले आपका मूल स्वभाव बताने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद आपका भूतकाल बताते हैं कि इस समय से इस समय तक अच्छा, इस समय से इस समय तक खराब। फिर उसी गणित के आधार पे आपको आपका वर्तमान बताते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, और उसी से आपको भविष्य का आकलन बताते हैं। और अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास गए हैं तो आपको स्वयं आप सारी बातों से सहमत होते चले जाएंगे। आपको वहाँ पर जाके ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप सुख में आए हैं कि दुख में आए हैं कि किस परेशानी से आए हैं। नहीं तो बहुत बार अल्प ज्ञान वाले लोग या फिर सही ज्योतिष न जानने वाले लोग वो मनोविज्ञान का प्रयोग इस ज्ञान में करने लगते हैं कि भयादोहन के शिकार आप ना होने पाए। इसलिए इसको पूरी वैज्ञानिकता के साथ, पूरे अपने मार्गदर्शन के स्वरूप में, जैसे गूगल मैप से नक्शा देखते समय आप एकदम निश्चिंत रहते हैं, तो ज्योतिष के विषय में भी निश्चिंत रहें। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, स्पष्ट और 100% विज्ञान है। जैसे मौसम में वैज्ञानिक वो कहते हैं वर्षा की संभावनाएं हैं, पर कभी कभी हवा आती है और वो वर्षा टल जाती है। लेकिन भविष्य का सबसे सटीक अनुमान लगाने की जो विधि है, भविष्य का सबसे सटीक जो अनुमान लगाने की विधि है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषी है। जैसे आप भविष्य का जो सबसे सटीक अनुमान है उसको आप लगा सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसे प्रारंभ हुई कि मूलतः ज्योतिष का ज़्यादातर जो प्रयोग है वो व्यक्ति विशेष के संदर्भ में है। जैसे अगर 2 जुड़वा भाई भी पैदा होंगे तो उनके कुंडलियों में 2 मिनट का अंतर होगा, तो उनका D60 चार्ट आता है, उसमें अंतर आ जाएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वाला हिसाब किताब ज्योतिष में हमेशा रहा है कि व्यक्ति की कुंडली। अब उसमें मेदिनी ज्योतिष के लोग अलग होते हैं, जो आपको मौसम के बारे में, संसार के बारे में या दूसरी घटनाओं के बारे में बताएं, वो दूसरा पार्ट है। लेकिन 90% ज्योतिषी उनको जातक पे ही ज़्यादा कार्य किया गया है, पर्सन पे ही ज़्यादा कार्य किया गया है। वो जब सामूहिक रूप से कुछ बताने का प्रयास करते हैं तो विफल होते हैं। तो ज्योतिषियों से भी मेरा ये निवेदन है कि जातक पर ही कार्य करें। यदि आप मेदिनी के विशेषज्ञ हैं तो ही मेदिनी पर जाने का प्रयास करें। आप ऐसा ना सोचें कि जातक की कुंडली को आप राष्ट्र की कुंडली मान के और फलद कर देंगे तो अच्छे परिणाम आ जाएंगे। इससे बचें। गुरुजी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसमें 2 बातें बहुत
आई हैं निगल करके। एक होता है कुंडली पक्ष और एक आया आपने बताया फलित। कुंडली क्या होती है, क्योंकि आमतौर पे हर कोई चाहे जहाँ भी हो कुंडली की लोग बार बार जिक्र करते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो तो कुंडली की ही बातें आती हैं। कुंडली वस्तुतः है क्या चीज़, ये कैसे बनती है, कौन इसे बनाता है, इसमें व्यक्ति की किन किन बातों का वर्णन होता है। क्या आजकल तो कंप्यूटर वाले भी कुंडली हैं, क्या जो ज्योतिषाचार्य कुंडली बनाते हैं और कंप्यूटर वाली कुंडली में दोनों में कुछ अंतर है या सेम टू सेम होता है? नहीं, दोनों सेम टू सेम होती हैं, बल्कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर वाले में मनुष्य में थोड़ा सा गणना की संभावनाएं होती हैं, ध्यान इधर उधर भटका तो आप गणित गड़बड़ कर दोगे। और जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया गया है तो वो अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जिस क्षण मान लीजिए अभी कोई बच्चा पैदा हुआ तो हम ये देखेंगे कि अब वर्तमान स्थिति से इसमें अक्षांश देशांतर भी लिया जाता है। वर्तमान स्थिति से हम ये देखेंगे कि सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, और पूरे ब्रह्मांड को 360 अंशों में बांटा गया। 360 अंशों को फिर 12 भावों में विभक्त कर दिया गया, तो वो 12 लग्न की राशियाँ हो गई। और उसी प्रकार से ये तो लग्न राशि हो गई जो सूर्य के एक चक्कर मतलब दिन और रात की वजह से होती है। दूसरे जो वर्ष भर में ग्रहों का परिभ्रमण होता है पूरा मार्ग पे, तो उसको भी 12 भागों में बांटा गया, तो वो उन राशियों का हिसाब किताब बन गया। वो 27 नक्षत्रों के आधार पर वो संरचना की गई। तो एक नक्शा बन के आ जाता है कि जब कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है तो कौन कौन से ग्रह कहाँ हैं, उसको लिखे जाने की पद्धति ही कुंडली कहलाती है। और कुंडली निर्माण की प्रक्रिया को कंप्यूटर ने सरल कर दिया है, और कोई अंतर नहीं है हाथ से बनी कुंडली में और कंप्यूटर से बनी कुंडली में। बल्कि कंप्यूटर से बनी कुंडली के नाते आप एक दिन में ज़्यादा व्यक्तियों की कुंडली पर विचार कर सकते हैं, उसको ज़्यादा सटीकता से देख रहे हैं। तो ज्योतिष में गणित पक्ष की समस्या बहुत हद तक कंप्यूटर के आने से सरल हो गई है अब। और ये अच्छा भी है, इससे जो नए विद्यार्थी हैं उनको अपनी ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग फलित के लिए करना है। गुरुदेव, एक बात हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बार बार लोग चर्चा करते हैं, आरोप लगाते हैं कि कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने जाने की वजह से उनके रोजी रोज़गार पर संकट आ गया है, एम्प्लॉयमेंट का संकट आ गया है। जैसे अभी आप देखेंगे फ्लिपकार्ट और अमेजन आ जाने की वजह से व्यापारी वर्ग आए दिन धरना कर देता है कि हमारा रोजी रोज़गार ये फ्लिपकार्ट और अमेजन ने ख़त्म कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से बहुत से लोगों ने विरोध करना शुरू किया, यार ये तो मैन पावर को कम कर देगा। आप इसको ज्योतिष के रूप में या ज्योतिष का ये जो पूरा फील्ड है उसमें इस टेक्नोलॉजी को किस रूप में देखते हैं? क्या कहीं आप पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आप सोचते हैं? नहीं, मैं सकारात्मक दृष्टि से ही देखता हूँ इस बात को, और सबको इसको सकारात्मक देखिए। तकनीक का सदुपयोग, अगर आप स्वयं को तकनीक के साथ साथ अपग्रेड करते जाते हैं तो आप एक उच्चतम शिखर पर पहुँच सकते हैं। टाटा, बिरला, अंबानीज को ने हजारों हजार लाखों लोगों के साथ काम किया तो वो जिस धन की मात्रा तक पहुँचे, टेक्नोलॉजी वाले फेसबुक और व्हाट्सएप बना के, मेटा बना के, वो उनसे ऊपर दुनिया के सबसे धनी लोगों में आ गए। तो आपको तकनीक का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे एक गड्ढा खोदने वाला कोई श्रमिक हो, गड्ढा खोदता हो, वो जेसीबी मशीन देख के घबरा जाएगा कि मुझे तो बस गड्ढा खोदना आता है, अब मशीन आ गई, मशीन गड्ढा खोदेगी, मैं बेरोजगार हो गया। ऐसा नहीं, आप अपने आप को उन्नत कीजिए, आप मशीन चलाना सीख लीजिए, आप उससे और ज़्यादा कमाई करेंगे, आपका जीवन भी सरल हुआ और आपकी आय भी बढ़ गई। तकनीक में आप ये देखिए, पहले पीसीओ चलते थे, फिर मोबाइल आया, फिर इंटरनेट आया, साइबर कैफ़े चलते थे। पर समय ने जो मोबाइल वाले बूथ थे, पीसीओ, उनको नष्ट कर दिया, साइबर कैफ़े नष्ट हो गए क्योंकि हर फ़ोन में आ गया। लेकिन तो इससे क्या नुकसान हुआ पूरे साइबर मतलब इंटरनेट इंडस्ट्री को? तो नहीं, ऐसा नहीं है, उससे लाभ ही मिला। तो तकनीक के साथ चलने से आपकी सूक्ष्मता बढ़ती है। एक कुल्हाड़ी से की सहायता से आप लकड़ी तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, और खाली हाथ काट रहे हैं, तो उसमें अंतर आ जाए। तो कोई भी यंत्र, कोई भी तकनीक सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ सहजता है। तकनीक को मानव के विरुद्ध मानना
सिर्फ उस स्थितियों में गलत है जब वो विध्वंसक बनाई जाए। अब परमाणु ऊर्जा बनाई जाए तो तकनीक अच्छी है, परमाणु बम बनाया जाए तो तकनीक खराब है। ज्योतिष के पहले चैप्टर पे आज मेरे साथ जुड़े हुए थे आचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी। हम इनसे ज्योतिष का आज पहला अध्याय जानने का प्रयास किए हैं कि ज्योतिष है क्या, कुंडली है क्या, इंटेलिजेंस यानी आज का जो इंटरनेट का युग है हमारे ज्योतिष की दुनिया में किस प्रकार से वह सार्थक कदम बढ़ा रहा है। इन सभी बातों को लेकर के आचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी ने हमारे साथ विस्तार से बातचीत की। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।